बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं गाइडिंग के चैप्टर 64 की पार्ट 1 की वीडियो को। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में वो ये बता रहे हैं कि जो फूड है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के मुख्तलिफ पार्ट्स में मुख्तलिफ टाइम ड्यूरेशन के लिए रहता है, क्योंकि हर पार्ट में कोई ना कोई प्रोसेस होना है उसका। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है इसको रेगुलेट करना, किस जगह पे कितने टाइम के लिए रहना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर में वो बता रहे हैं कि हम इन चीज़ों को खासतौर पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ये इस पैराग्राफ के जो दो टर्म्स उन्होंने बताई हुई हैं, एक हंगर और एक एपिटाइट। इनमें डिफरेंस क्या है बेसिकली? एक जो इंट्रिंसिक डिजायर फॉर फूड है, जो सिंपली इंसान को भूख लगी हुई है, इसमें क्वांटिटी मैटर करती है। कोई भी खाना आ जाए बस पेट भरना है हमने, तो ये तो होती है हंगर, ठीक। लेकिन जो दूसरी चीज है एपिटाइट, इसमें क्वांटिटी के अलावा क्वालिटी, ये कौन सा खाना चाहिए, ठीक है। ये इसकी रीजन ये नहीं होती कि आपका पेट खाली है, इसकी रीजन कई दफा होती है कि इंसान सोच रहा है तो दिमाग से सिग्नल आना शुरू होते हैं और आहिस्ते आहिस्ते किसी चीज की भूख लगनी शुरू होती है। तीसरा कहते हैं मुझे मीठे का बड़ा दिल कर रहा है, या कुछ नमकीन खाने का दिल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मीठे का दिल कर रहा है ना, ये बेसिकली एपेटाइट है, ये हंगर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको खाना खाए हुए 10 घंटे हो गए इसलिए आपको दिल, वैसे ही इंसान ने सोचा या कोई चीज देख के मुंह में पानी आ गया तो उसको खाने का दिल कर रहा है, तो ये होती है हमारे पास एपेटाइट। तो ये डिफरेंस है हमारे पास बिटवीन हंगर एंड एपेटाइट, ठीक हो गई बात। अब जनाबे पहले हमने देखना है कि खाना किस तरह से खाते हैं और वो किस तरह से आगे ट्रेवल करता है। सबसे पहले जब आप खाना खाते हैं तो वो ओरल कैविटी के अंदर उसकी मैस्टिकेशन होती है, यानी कि उसकी च्यूइंग होती है, ठीक है। यहाँ पे दांतों का उन्होंने बताया हुआ है, जो हमारे बिल्कुल सामने वाले दांत होते हैं ना, जरा फ्लैट से जिनसे हम काटते हैं, वो होते हैं इंसिजर्स, ठीक है। तो एंटीरियर जिससे हम कटिंग कर रहे होते हैं वो एंटीरियर टीथ इंसिजर्स कहलाते हैं, और जो दाढ़ होती है यानी पीछे वाले दांत होते हैं, पोस्टीरियर टीथ होते हैं, उनकी वजह से हम ग्राइंडिंग ऑफ फूड कर रहे होते हैं और उनको नाम देते हैं हम मोलर्स, ठीक है। तो दो तरह के टीथ हमने देख लिए, एक सामने वाले इंसिजर्स और एक पीछे वाले मोलर्स। उसके बाद जाने वाली हम मसल्स और च्यूइंग की थोड़ी सी इनर्वेशन वगैरह को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रेन में कौन से एरिया होते हैं जो कि सिग्नल्स वगैरह भेज रहे होते हैं च्यूइंग के लिए। तो एक तो ब्रेन स्टेम का जो टेस्ट सेंटर होता है उसके स्पेसिफिक रेटिकुलर एरिया होते हैं, और इसी तरह से कुछ और जगहों पे यानी हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के भी टेस्ट और स्मेल के सेंसरी एरिया के करीब के रीजन, यानी कि ये कंसिडर कीजिएगा ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, ये एमिगडाला है। वैसे ऐसे होती नहीं है लोकेशन इनकी, लेकिन वैसे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाइपोथैलेमस हो गया, एमिगडाला हो गया, ये हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस का वो एरिया है जहां पे हमारे पास टेस्ट और स्मेल की सेंसेशन आएंगी। ये मिसाल के तौर पे इसका एरिया जहाँ पे टेस्ट और स्मेल के सेंसेशन आएंगी, ये इसका एरिया जहाँ पे टेस्ट और स्मेल के सेंसेशन आएंगी। तो जो सेंसरी एरिया होता है टेस्ट और स्मेल की सेंसेशंस का, उसके करीब से च्यूइंग के लिए रिफ्लेक्सेस जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया ब्रेन से कहाँ से जा रहे होते हैं और कौन सी नर्व्स होती हैं जो लेके जा रही हैं। फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ये देख लीजिएगा, फिफ्थ क्रेनियल नर्व के जो मोटर ब्रांचेस हैं वो मैसेजेस लेके आ रही होंगी हमारे मसल्स और च्यूइंग तक। ये तो हो गई जो हमारा ब्रेन च्यूइंग कॉज करवा रहा होता है, जो हम वॉलंटरी च्यूइंग कॉज कर रहे हैं। उसके अलावा एक च्यूइंग होती है जो कि इनवॉलंटरी होती है, जिसमें च्यूइंग रिफ्लेक्स का हम जिक्र करेंगे। इनवॉलंटरी किस तरह से होती है? देखें, एक तो है ना कि मैंने खाना खा रहा हूं, मैं अपनी जानबूझ के च्यूइंग कर रहा हूं, लेकिन एक है जिस तरह इंसान ने बबल का मुंह में रखी हुई है, वो अपने काम कर रहा है दूसरे, उसका ध्यान नहीं है च्यूइंग की तरफ, उसको वो बस ना जानते हुए उसकी मुंह हिलता चला जा रहा है, चबाता चला जा रहा है च्यूइंगम को। तो ये जो होती है ना, ये हमारे पास बेसिकली एक च्यूइंग रिफ्लेक्स होता है। तो च्यूइंग रिफ्लेक्स पे क्या क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले जब कोई बोलस ऑफ फूड जाता है माउथ के अंदर, तो वो मसल्स की रिफ्लेक्स इनहिबिशन करवा रहा है, यानी कि जो मैस्टिकेशन के मसल्स हैं, जो च्यूइंग के मसल्स हैं, उनको वो रिलैक्स करवाएगा। जब वो रिलैक्स करवाएगा तो मुंह खुल गया, ये स्ट्रेच हो गए, ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहले हो गया हमारे पास रिफ्लेक्स इनहिबिशन। रिफ्लेक्स इनहिबिशन की वजह से जब मसल खुलते हैं तो मसल्स में एक स्ट्रेच डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से उन जॉ मसल्स में स्ट्रेच रिफ्लेक्स आ गया। लो जी, अब जब जॉ मसल्स में स्ट्रेच रिफ्लेक्स आएगा तो वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस कॉन्ट्रैक्शन को हम नाम देते हैं रीबाउंड कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले हुई रिफ्लेक्स इनहिबिशन, उसके बाद रीबाउंड कॉन्ट्रैक्शन। अब जब बंद हो गया तो दोबारा जब बंद होगा तो एक प्रेशर डेवलप होगा और जारी बात है दबाव पैदा हो रहा है, इस दबाव की वजह से दोबारा मुंह खुल जाएगा और इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो ये होता है आपके पास च्यूइंग रिफ्लेक्स, जिसके आपने 2-3 स्टेप्स यहाँ पे देख लिए, ठीक है जी। तो एक चीज हमने देखी ब्रेन में किस किस तरह से ब्रेन के कौन से सेंटर थे जो कि कंट्रोल कर रहे होंगे मसल ऑफ च्यूइंग को, और दूसरा हमने देखा इसका च्यूइंग रिफ्लेक्स होता है, यानी जो इंसान का मुंह चबाता रहता है वो किस तरह से होता है। यहाँ पे इस पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि च्यूइंग की इंपॉर्टेंस क्या है, चबाना क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो बात ये है, हम जो सब्जियां खाते हैं या जो फ्रूट्स खाते हैं, जो भी प्लांट से डिराइव चीजें खाते हैं ना, उनके अंदर होती है सेलुलोज मेम्ब्रेन, और हमारी बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स तो है कोई नहीं। तो अब अगर खाना खा रहे हैं जिसमें ये इस तरह से सेलुलोज मेम्ब्रेन्स बनी हुई हैं और सेलुलोज मेम्ब्रेन के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मिसाल के पर्पल कलर के न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इन न्यूट्रिएंट्स को हम किस तरह यूज करेंगे जब तक ये मेम्ब्रेन नहीं तोड़ेंगे? तो इस मेम्ब्रेन को तोड़ने में च्यूइंग बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। च्यूइंग की वजह से एक तो हमने सेलुलोज मेम्ब्रेन्स को तोड़ दिया, ठीक है, दबा के यानी कि तोड़ दिया, कोई एंजाइम तो है नहीं हमारे पास, तो इनडाइजेस्टिबल सेलुलोज मेम्ब्रेन को हम च्यूइंग की वजह से तोड़ते हैं। दूसरा देखा जाए तो फूड पार्टिकल्स का सरफेस एरिया बढ़ता है एंजाइम्स के एक्शन के लिए। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें
असल में ना बात ये है, जो डाइजेशन है ना वो सिर्फ सरफेस एरिया पे हो रही होती है। जिस तरह मेल्टिंग सरफेस एरिया पे हो रही होती है ना, उसी तरह से अब ये देखिएगा, ये एक जार है और ये दूसरा जार है, ठीक है। एक जार में, दोनों में पानी है। एक जार में मैंने एक बड़ा सारा बर्फ का पीस रख दिया है और दूसरे जार में उतनी ही बर्फ है लेकिन छोटे छोटे पीसेज में तोड़ी हुई है। तो किस में बर्फ जल्दी खत्म हो जाएगी? जाहिर सी बात है, जहां मैंने छोटे छोटे पीसेज में तोड़ी हुई है वहां बर्फ जल्दी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए एट टाइम मेल्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक होगी बात, समझ में आ गई किस तरह से ब्रेक करने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ता है और सरफेस एरिया की वजह से मेल्टिंग बढ़ गई। वेरी सिमिलरली जब हम फूड को छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं तो उसकी डाइजेशन की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया। तो पहला काम, हमने इनडाइजेबल सेलुलोज मेम्ब्रेन को तोड़ा। दूसरा काम, फूड के पार्टिकल्स का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। और तीसरा काम, हम इसलिए फूड को छोटे छोटे पीसेस में कर देते हैं ताकि वो कोई खराश वगैरह पैदा ना करे, वो एक्सकोरिएशन ना कॉज करे, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रगड़ वगैरह का कॉज ना बने, तो इजीली वो पास करता जाए। तो ये 3 यूजेस आ गए हमारे पास च्यूइंग के। लो जी, जब च्यू कर लिया खाने को अच्छी तरह, हमने एक बोलो सा फूड बना लिया है, तो अब बारी आएगी स्वॉलोइंग की। इसको हमने अंदर निगलने की बारी आएगी। तो स्टार्ट करते हैं स्वॉलोइंग, जिसको हम डिग्लूटिशन भी कहते हैं। ठीक है जी। स्वॉलोइंग के 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज वॉलंटरी है, जो हमारी काबू में है, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। और बाकी 2 इनवॉलंटरी फेजेस हैं। वो बाकी 2 कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास फेरेंजियल स्टेज और दूसरी है हमारे पास इसोफेगल स्टेज। ठीक है। तो वॉलंटरी स्टेज में क्या होता है? हमने खाने को भेज दिया ओरल कैविटी से पीछे फेरेंक्स के अंदर, ठीक। और फिर आगे फेरेंजियल स्टेज से ये फेरेंक्स हो जाएगा इसोफेगस, इसोफेगस स्टेज में ये आगे ट्रेवल करता चला जाएगा खाना। तो ये हम देखेंगे कि स्वॉलोइंग किस तरह से फेज होते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वॉलोइंग फेज। जो वॉलंटरी स्वॉलोइंग फेज है, इसमें बस इतनी बात ध्यान में रख लें, हम ओरल कैविटी में जुबान को अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स करते हैं। ये ऊपर तालू है ना, पैलेट, और ये आगे पास जुबान है, तो जुबान को अपवर्ड करेंगे और बैकवर्ड करेंगे। तो जो भी फूड इधर बीच में था वो पीछे को धकेल दिया जाएगा, वो फेरेंक्स अंदर धकेल दिया जाएगा। वैसे मैं इसकी आपको एनिमेशन भी दिखाऊंगा, उससे बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, हमने टंग को हमने अपवर्ड और बैकवर्ड किया, जिसकी वजह से खाना पीछे चला गया। यहां तक हो गया वॉलंटरी स्टेज, बहुत सिंपल थी, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं थी। अब वॉलंटरी स्टेज की वजह से हमारे पास स्टार्ट हो जाती है फेरेंजियल स्टेज। ठीक है। सबसे पहले तो फेरेंजियल स्टेज की वो बता रहे हैं कि ये स्टिमुलेट किस तरह से होती है। तो यहाँ पे आती है बात आपके पास टॉन्सिलर पिलर्स की। ये देखिएगा, ये हमारे पास ओरल कैविटी है ना, और यहाँ से पीछे चला गया तो आपके पास वो शुरू हो जाएगी फेरेंजियल स्टेज, नहीं पीछे फेरेंक्स है। ये ओरल कैविटी में आप देख सकते हैं, ये आपके पास ये जो स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, जिसको उन्होंने कहा है पैलेटोफेरेंजियल आर्च, और यहाँ पे होते हैं आपके पास ये टॉन्सिलर पिलर्स। ठीक है। जब खाना इन टॉन्सिलर पिलर्स को टच होता है ना, तो ये नर्वस सिस्टम, ये नर्वस रिफ्लेक्स भेजते हैं, मतलब कि सिग्नल्स भेजते हैं आगे की तरफ, और उसकी वजह से फेरेंक्स का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वैलोइंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिएगा, खाने की जो टॉन्सिलर पिलर्स हैं, इसको मैंने यहाँ पे आपको दिखाना था, वो चीज़ हमने देख ली। अच्छा जी, अब टॉन्सिलर पिलर्स की वजह से शुरू हो जाएगी स्वैलोइंग। अब देखते हैं हम इस फेरेंजियल स्टेज की स्वैलोइंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। लो जनाबे वाली, ये देखिएगा, ये तो थी हमारे पास ओरल कैविटी और ये पीछे हमारे पास फेरेंक्स। अब पहली बात तो ये है कि ये खाना कहीं गलती से यहाँ ऊपर नेजल कैविटी में ना चला जाए। तो देखते हैं यहाँ पर उन्होंने एक सॉफ्ट पैलेट शो किया हुआ है। ठीक है। तो ये खाना इस धकेल के इस सॉफ्ट पैलेट को यूं स्ट्रेट कर देगा, यानी ये सॉफ्ट पैलेट इन नेयर्स को क्लोज कर देगी। सॉफ्ट पैलेट की जो नेजल कैविटी की ओपनिंग थी, इसको क्लोज कर देगी ताकि खाना सॉफ्ट पीछे नेजल कैविटी में ना जाए। तो पहली चीज तो हो गई कि हमने सॉफ्ट पैलेट से नेयर्स को क्लोज करवा दिया, पहला काम हो गया। दूसरा काम देखिएगा, जो पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये जो हमने फोल्ड्स डिस्कस किए थे, यहाँ पे इसी तरह से पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड्स होते हैं। ठीक है। पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। उन्होंने कहा मीडियली अप्रोक्सीमेट करते हैं, यानी कि मीडियली का मतलब दरमियान में, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब करीब आएंगे तो एक नैरो सी स्लिट बन जाएगी खाने के लिए। इसका मकसद ये है कि अगर कोई बड़ा फूड पार्टिकल है तो वो पास ना कर सके, और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो पास कर जाएं। ठीक है। तो पहले जो पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड्स जो है वो एक दूसरे के करीब आते हैं। करीब आने की वजह से वो एक नैरो स्लिट फॉर्म करे, जिसको हम सैगिटल स्लिट कहते हैं। ये सैगिटल स्लिट जो है ये सिलेक्टिव एक्शन करती है, यानी कि जो खाना इससे छोटा होगा वो पास कर देगा, जो बड़ा होगा उसको वो पास नहीं करने देगी, वो इसको यहाँ से रोक लेगी। ठीक है। तो ये एक तरह का फिल्टर होता है हमारे पास। डन होगी बात। ये 2 चीजें हमने पढ़ ली हैं। पहले हमने देखा सॉफ्ट पैलेट ने किस तरह से नेयर्स को क्लोज किया, दूसरा हमने देखा कि किस तरह से एक सैगिटल स्लिट फॉर्म होती है। तीसरी बात ये होती है कि लैरिंक्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो एक दूसरे के भी करीब आ जाती हैं। अब बेसिकली हमने करना क्या है, हम चाहते ये हैं कि जो फूड है वो और कहीं ना जाए, सिर्फ इसोफेगस में जाए। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो होगा ये, और जितनी भी कैविटीज हैं वो क्लोज होंगी,
यानी कि लैरिंक्स की कैविटी क्लोज होगी, नेयर्स हमने देख लिया क्लोज होंगे और इसोफेगस जो है वो खुलेगा ताकि फूड जो है वो इसोफेगस में जा सके। तो यही सारा कुछ होना चाहिए ना। तो पहले हमने देख लिया नेयर्स क्लोज, दूसरा हमने देखा एक स्लिट फॉर्म होती है फूड को सिलेक्टिव करने के लिए, और अब तीसरा हम देख रहे हैं कि लैरिंक्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, स्ट्रांगली अप्रोक्सीमेट करते हैं ताकि कोई खाना जो है वो लैरिंक्स के अंदर ना जा सके। ठीक है बात। तो एक तो वो अप्रोक्सीमेट कर गए, उसके अलावा जो लैरिंक्स है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ आएगी। ये चीजें मैं आपको एनिमेशन में दिखाऊंगा, फिर आपको बेहतर समझ में आएंगी, लेकिन अभी एक बार सुन लें। लैरिंक्स जो है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है। ये लैरिंक्स जो ये थोड़ी, ये देख सकते हैं लैरिंक्स का वोकल कॉर्ड्स। अच्छा, अब ये जो लैरिंक्स है ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है। ये आपको लैरिंक्स शो किया हुआ है, वो नीचे जो डीप जा रहा है वो आपके पास ट्रेकिया वगैरह। ठीक है, तो ये आप देखते हैं लैरिंक्स की ओपनिंग पे ये दो येलो एरोस बनाए हुए हैं, ये आपके पास वोकल कॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो जिस वक्त स्वॉलोइंग हो रही होती है ये वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये इस ओपनिंग को इस तरह से ब्लॉक कर देता है ताकि कोई फूड यहाँ पे ना जा सके। तो ये वोकल कॉर्ड्स भी आपके पास अप्रोक्सीमेट कर जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और लैरिंक्स की ओपनिंग को क्लोज करते हैं। अब ये लैरिंक्स मूवमेंट को यहाँ पे आपने देखना है, ये देखिएगा, कंसिडर कीजिएगा ये लैरिंक्स है जिसमें ये आपके पास आ रही है वोकल कॉर्ड्स और ये ओपनिंग है लैरिंक्स की, ओपनिंग है इस एपिग्लॉटिस और ये लैरिंक्स के बीच में, ये आपके पास ओपनिंग है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये होगा कि लैरिंक्स जो है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी। जब लैरिंक्स थोड़ी सी ऊपर को जाएगी तो ये ओपनिंग छोटी हो गई, और दूसरा ये जो एपिग्लॉटिस होती है ये भी इस फूड की वजह से ये नीचे को आ जाती है। तो ये लैरिंक्स ऊपर को गई, ये इस तरह था ना, तो लैरिंक्स थोड़ी ऊपर को चली गई और एपिग्लॉटिस थोड़ी नीचे को आ गई। तो यूं भी हमने क्लोज कर दिया है इसको। तो लैरिंक्स की ओपनिंग क्लोज करने के लिए एक तो एपिग्लॉटिस थोड़ी सी नीचे आई, लैरिंक्स थोड़ी सी ऊपर गई और लैरिंक्स में मौजूद वोकल कॉर्ड्स भी एक दूसरे के करीब आ गए ताकि लैरिंक्स की ओपनिंग को टोटली क्लोज किया जा सके। ठीक होगी बात। उसके अलावा जनाबे वाली, जब ये लैरिंक्स थोड़ा सा ऊपर जाता है तो लैरिंक्स के ऊपर जाने की वजह से ये इसोफेगस थोड़ा सा खुल जाता है। यानी आप ऐसा समझ लें, जब नॉर्मल स्टेट होती है तो उस वक्त लैरिंक्स ने इस इसोफेगस की ओपनिंग को भी दबा के रखा होता है। जब ये लैरिंक्स थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना तो इसोफेगस भी थोड़ा सा खुल जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा, पॉइंट 4 देखें तो इसोफेगस में इधर ऊपर वाले रीजन में, ये जो इसोफेगस का स्टार्टिंग रीजन है, यहाँ पे आपके पास समझ लें एक मस्कुलर कंस्ट्रिक्शन होती है जिसको हम कह रहे होते हैं अपर इसोफेगियल स्फिंक्टर या फेरेंगो इसोफेगल स्फिंक्टर। फेरेंगो इसोफेगल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो फेरेंग्स और इसोफेगस के बीच में है। तो यहाँ पे जो मसल होते हैं ना, ये हर वक्त नॉर्मली कंस्ट्रिक्टेड रहते हैं। क्यों कंस्ट्रिक्टेड रहते हैं? ताकि सांस की हवा हमारे स्टमक में ना जाए। लेकिन इस वक्त जब हमने स्वॉलोइंग करनी है उस वक्त ये वाला स्फिंक्टर भी थोड़ा सा रिलैक्स कर जाएगा, जिसकी वजह से इसोफेगस की जो ओपनिंग है वो भी थोड़ी सी खुल जाएगी, वो भी आराम से ओपन हो जाएगी और फूड जो है वो हमारा यहाँ पे जा सकेगा। अच्छा, अब जब हमने लैरिंक्स को क्लोज कर दिया है, ये नेयर्स को क्लोज कर दिया है और इसोफेगस को खोल दिया है, तो आखिरी काम ये होगा कि जो फेरेंक्स के मसल हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि सारे फूड को धकेल के इसोफेगस के अंदर भेज दिया जाए। तो आखिरी स्टेप ये है कि एंटायर मस्कुलर वॉल ऑफ फेरेंक्स विल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक होगी बात? यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये थी हमारे पास फेरेंजियल स्टेज के स्टेप्स। था वॉलंटरी स्टेज, इसमें हमने कहा था कि टंग अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स मूव करती है। तो ये आप देख सकते हैं टंग जो है वो अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करके इस बोलस को पीछे की तरफ फेरेंक्स के अंदर धकेल दिया। तो ये तो हो गया हमारे पास वॉलंटरी स्टेज। अब ये जो बोलस आगे फेरेंक्स को जाएगा, टॉन्सिल प्लेस को टच होगा, तो उससे आपका फेरेंजियल स्टेज स्टार्ट होगी। इसमें देखिएगा स्टेप नंबर 1, इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले देखिएगा बोलस का जाने की वजह से ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये ऊपर की तरफ टर्न कर देगी और जो नेयर्स हैं यानी कि जो नेजल कैविटी की ओपनिंग है उसको वो क्लोज कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। अच्छा, अब दूसरा आप ये देखें कि जब बोलस आता है तो वो एपिग्लॉटिस को भी नीचे की तरफ को पुश कर रहा है, तो एपिग्लॉटिस भी मूव कर रहा है लैरिंक्स की ओपनिंग को क्लोज करने के लिए। तीसरा आप ये नोटिस करें कि यहाँ पे लैरिंक्स भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ को आ रहा है, लैरिंक्स का भी एक अपवर्ड मोशन हो रहा है और इस अपवर्ड मोशन की वजह से बेहतर तरीके से लैरिंक्स की जो ओपनिंग है वो क्लोज हो रही है। ठीक है, चौथा आप ये देखें कि जिस वक्त हम वैसे ही नॉर्मल च्यूइंग कर रहे हैं उस वक्त ये लैरिंक्स ने पीछे इसोफेगस को दबाया हुआ है। इसोफेगस में कोई जाने की गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन जब लैरिंक्स ऊपर मूव करता है तो इसोफेगस में भी गुंजाइश पैदा हो जाती है, इसोफेगस में भी फूड को गुजरने की जगह पैदा हो जाती है। ठीक होगी बात? अच्छा, अब हुआ क्या आपके पास? इस वक्त देखें तो नेयर्स क्लोज हो चुके हुए हैं ऊपर से, ये एपिग्लॉटिस नीचे आ चुका है, लैरिंक्स ऊपर जा चुका है और टंग ने भी पूरी अपनी जो मतलब अपवर्ड और बैकवर्ड हुई हुई है, जिसकी वजह से फूड ना वापस ओरल कैविटी में जा सकता है, ना नेजल कैविटी में जा सकता है, ना लैरिंक्स में जा सकता है। तो अब जब फेरेंक्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फूड धकेल दिया जाएगा इसोफेगस के अंदर। ये हो गया आपका फेरेंजियल स्टेज और आखिर में फिर आता है इसोफेजियल स्टेज। देखते हैं फिर इसी फेरेंजियल स्टेज के बारे में बता रहे हैं कि इसकी नर्वस इनिशिएशन किस तरह से होती है। सबसे पहले तो बात की इनिशिएशन किस तरह से हो रही है वो तो मैंने आपको बता दिया।
एक वो यहाँ पे बता रहे हैं कि फेरेंजियल ओपनिंग विद ग्रेटर सेंसिटिविटी टॉन्सिलर पिलर्स होते हैं। वो जो फेरेंजियल ओपनिंग होती है और जो टॉन्सिलर पिलर्स होते हैं वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये एक ओपनिंग होती है जहाँ पे आपके पास आर्च वगैरह बन रही होती हैं, और ये टॉन्सिलर पिलर्स हैं। जब इन टॉन्सिलर पिलर्स पे कोई बोलस टच होगा तो वो आपके पास फेरेंजियल स्टेज को स्टिमुलेट कर देगा, फेरेंजियल स्टेज को स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, जब टॉन्सिलर पिलर्स को कुछ टच होता है तो ब्रेन तक पैगाम पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, जब भी इन टॉन्सिलर पिलर्स को कुछ टच बोलस वगैरह टच हुआ तो कौन सी नर्व से मैसेज गया? ट्राइजेमिनल नर्व और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। मैसेज ब्रेन में किस जगह पे जाएगा? मेडुला ऑब्लिगोंटा पे। ठीक है, और मेडुला ऑब्लिगोंटा और वो लोअर पोर्शंस ऑफ पॉन्स जो है ना, यानी ये आपके पास अगर मेडुला ऑब्लिगोंटा हो गया या आपके पास पॉन्स, तो मेडुला ऑब्लिगोंटा और लोअर पोर्शन ऑफ पॉन्स ये वो जगह होती है जहां तक आपके पास मैसेज आता है, और ये वो जगह होती है जो कि फिर आगे फेरेंक्स के अंदर कॉज करवाती है स्टेप्स। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं स्वॉलोइंग सेंटर। तो ये आप देख सकते हैं, द एरियाज इन द मेडुला एंड द लोअर पॉन्स दैट कंट्रोल द स्वॉलोइंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज डेग्लूटिशन और स्वॉलोइंग सेंटर। ठीक है जी। अच्छा, और ये स्वॉलोइंग सेंटर से पैगाम को लेके कौन सी नर्व्स आएंगी? ये लाने वाली नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व 5, 9, 10, 12। ये 4 क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि पैगाम को स्वॉलोइंग सेंटर से लेके यहां तक आ जाएंगी। इसके अलावा फ्यू सुपीरियर सर्विकल नर्व्स भी होती हैं। तो यहां तक हमारे पास कंप्लीट हुई नर्वस इनिशिएशन। देखिए नर्वस इनिशिएशन, जिसमें हमने देखा कि टॉन्सिलर पिलर्स पर सेंसिटिविटी फील हुई तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व सिग्नल्स को लेके गए ब्रेन में मेडुला ऑब्लिगोंटा तक। ठीक हो गया, और फिर वहां पर स्वॉलोइंग सेंटर से वापस पैगाम आएगा हमारे पास 5th, 9th, 10th और 12th क्रेनियल नर्व्स के थ्रू और कुछ सुपीरियर सर्विकल नर्व्स के थ्रू। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे हमने स्वॉलोइंग सेंटर और नर्व्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं स्वॉलोइंग सेंटर का रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट हो रहा है। जाहिर सी बात है, जिस वक्त हमने स्वॉलो करना है, जिस वक्त फूड ने बोले यहाँ से पास करना है, उस वक्त जरूरत है लाइनस को बंद करने की, तो रेस्पिरेशन को भी थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ता है। तो ये जो हमारे पास स्वॉलोइंग सेंटर है ये ब्रेन में मौजूद रेस्पिरेटरी सेंटर को भी थोड़ी देर के लिए रोक देता है। ठीक है, जिस वक्त स्वॉलो करें उस वक्त रोक देता है। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इवन अगर हम बात भी कर रहे हो ना, हालांकि बात के लिए लाइनस का खुला होना बड़ा जरूरी होता है, लेकिन खाना खाते हुए अगर बात भी कर रहे हो तो भी जिस वक्त आप स्वॉलो करते हैं तो फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम हम रेस्पिरेटरी सेंटर को जरूर रोकते हैं। ठीक है, वो इतना छोटा होता है कि बात करते हुए महसूस भी नहीं होता कि बंदा रुका है ये हलक में उतारने के लिए, लेकिन बहरहाल रेस्पिरेशन को भी रोकना जरूर पड़ता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वॉलोइंग को। पहले हमने देखा था वॉलंटरी स्टेज, जिसमें सिर्फ टंग को अपवर्ड और बैकवर्ड करके फूड को पीछे भेज दिया था, और दूसरा हमने देख लिया फेरेंजियल स्टेज, जिसकी ये सारी डिटेल्स हमने वो एनिमेशन भी देख लिया। फिर आता है हमारे पास ईसोफेगस स्टेज ऑफ स्वॉलोइंग। ईसोफेगस स्टेज में बेसिकली ईसोफेगस के अंदर किस तरह से फूड ने ट्रेवल करना है इसको हमने देखना है। 2 तरह के पेरिस्टॉल्सिस होते हैं ईसोफेगस के अंदर। एक तो हो गया प्राइमरी पेरिस्टॉल्सिस, जो बेसिक पेरिस्टॉल्सिस है, जो फूड आपका मतलब फेरेंक्स से ही प्राइमरी पेरिस्टॉल्सिस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और इसका काम होता है फूड को स्टमक तक लेके जाना। इनफैक्ट वो बता रहे हैं जब बंदा खड़ा होता है ना तो उस वक्त तो फूड को ग्रेविटी भी खींच रही होती है। ठीक है, तो कई बार पेरिस्टॉल्सिस से भी पहले जो फूड मोहतरम है वो आपके स्टमक में पहुंच जाती है। तो ये तो बड़ी सिंपल चीज हो गई। फिर आता है सेकेंडरी पेरिस्टॉल्सिस। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, प्राइमरी पेरिस्टॉल्सिस हो गया, लेकिन अगर फूड फिर भी कुछ ना कुछ ईसोफेगस में रह गया तो ये फूड जो है ये सेकेंडरी पेरिस्टॉल्टिक वेज प्रोड्यूस करवाता है जब तक मुकम्मल ईसोफेगस से फूड ना निकल जाए। ठीक है, ये जो फूड थोड़ा बहुत है ईसोफेगस में रह जाएगा, ये ईसोफेगस की वॉल्स में इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमारी वेगल एफरेंट फाइबर्स जो हैं ये पैगाम को लेकर जाएंगे ब्रेन तक कि भाईजान अभी कुछ ना कुछ फूड जो ईसोफेगस में रहता है। और फिर पैगाम वापस आएगा वाया ग्लोसोफेरेंजियल और वेगल इफरेंट नर्व, यानी वेगल एफरेंट लेके गई, वेगल इफरेंट नर्व जो वो पैगाम को वापस लाई, और पैगाम को वापस लाके ये सेकेंडरी पेरिस्टॉल्सिस कॉज कर रही होंगी। तो सेकेंडरी पेरिस्टॉल्टिक वेव जो है ये अल्टीमेटली जितना भी खाना हमारे पास स्टॉक हो उसको निकाल देती है। ठीक है जी। अच्छा, फिर ईसोफेगस में देखें जी, ईसोफेगस का जो अपर 1/3 है उसके अंदर वो बता रहे हैं कि स्ट्राइडेड मसल्स यानी कि स्केलेटल मसल्स होते हैं, और लोअर 2/3 में हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं। वैसे तो ईसोफेगस का जो अपना मायोटायरिक प्लेक्सस होता है, जो इंटायरिक, आपको पता है हमने चैप्टर 63 में डिस्कस किया था कि पूरी गट की वॉल में उसका अपना भी एक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसका अपना नर्वस सिस्टम ये पेरिस्टॉल्सिस कॉज करवाता है, सेकेंडरी पेरिस्टॉल्सिस भी कॉज करवा देता है। लेकिन हमने पढ़ा कि वेगल नर्व भी इसको इफेक्ट कर रही होती है, तो वेगल नर्व भी इफेक्ट कर रही होंगी और इसका अपना पेरिस्टॉल्सिस भी काम कर रहा होगा। लेकिन इसका अपना इतना स्ट्रांग होता है कि वो बता रहे हैं कि अगर कभी किसी इंसान की वेगस नर्व्स को हम कट भी कर दें, वेगस नर्व्स नहीं काम कर रही, या कोई ब्रेन डैमेज हो गया या कोई ऐसा डैमेज हो गया कि वेगस नहीं काम कर रही, तो भी अपनी ही इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम की वजह से ईसोफेगस अपना पेरिस्टॉल्सिस जरूर करेगा। तो अगर किसी इंसान के ब्रेन में वेगस नर्व डैमेज हो गई है, जाहिर बात है नर्वस सिस्टम उसका काम नहीं कर रहा, बिल्कुल ही फारिग हो गया है, फिर भी अगर हम किसी तरह से इंजेक्शन के थ्रू या किसी भी तरीके से हम फूड को ईसोफेगस तक पहुंचा दें तो आगे पेरिस्टॉल्सिस होती जाएगी, वो फूड आगे जाता जाएगा, ऑल द वेगस सिस्टम खराब है। ठीक होगी बात।
फिर देखते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक। यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं बेसिकली, जिस वक्त हमने खाने को फेरेंक्स से ईसोफेगस में भेजा, यानी ईसोफेगस फेज ऑफ स्वेलिंग शुरू हुआ, तो कुछ सिग्नल्स होते हैं जो कि स्टमक की भी रिलैक्सेशन स्टार्ट करवा रहे हैं। यानी स्टमक का जो एक स्फिंक्टर होता है ना स्टमक और ईसोफेगस के बीच में, जिसको आप लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर भी कह सकते हैं, उसकी रिलैक्सेशन हो रही है जनाबे वाली। यहाँ पे आप समझ रहे हैं बात को। यानी जब फूड ईसोफेगस में आता है तो रिफ्लेक्सेस स्टमक की रिलैक्सेशन करवा जाते हैं। हमने रिफ्लेक्सेस को चैप्टर 63 में डिटेल से पढ़ा था, तो उसी तरह के रिफ्लेक्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं। ईसोफेगस में फूड आते हुए स्टमक भी डायलेट हो रहा है और कुछ ना कुछ हद तक कई दफा ड्यूडेनम भी डायलेट हो जाता है। ठीक होगी बात। तो ये हमने देख लिया, ये हमारे पास, इसको हम रिसेप्टिव रिलैक्सेशन कहते हैं। यानी कि फूड के आने से पहले जो रिलैक्सेशन हो जाएगी, इसको क्या कहेंगे? रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। फिर उसके बाद वो ये जो लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर है, इसको तो डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर को हम एक इसका दूसरा नाम गैस्ट्रो ईसोफेगस स्फिंक्टर भी है। गैस्ट्रो मतलब स्टमक और ईसोफेगस होता है ईसोफेगस। तो चूंकि ये स्टमक और ईसोफेगस के बीच में होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रो ईसोफेगस स्फिंक्टर। जाहिर बात है, जब ये स्फिंक्टर खुलता है तो ही फूड ईसोफेगस से पास करके आगे जा सकता है। अगर ये ना खुले, यानी कि ईसोफेगस का ये लोअर पार्ट कंस्ट्रिक्टेड ही रहे, तो जाने वाली हमारे पास एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं एक्लेजिया। एक्लेजिया में क्या होता है? खाना ईसोफेगस में जमा होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत हमारे पास डेंजरस चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये जो लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर है ना, ये एनाटॉमिकल स्फिंक्टर नहीं है, फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर है। क्या मतलब है मेरी बात का? कोई बहुत बड़ा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि आप कहें कि ये स्ट्रक्चर जो है ये स्फिंक्टर होता है। अलबत्ता उस जगह के ईसोफेगल मसल्स जो हैं वो ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट करते हैं। वैसे तो स्मूथ मसल्स आपको पता है ना पूरे ईसोफेगस में मौजूद हैं, ठीक है, तो लेकिन उस जगह के स्मूथ मसल्स ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, तो वो हम कहते हैं कि ये एक स्फिंक्टर है, क्योंकि यहाँ के मसल ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ठीक है बात। तो ये वाला जो स्फिंक्टर है ये एनाटॉमिकल स्फिंक्टर नहीं है, यानी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, एक फंक्शन है खास उस जगह का। तो ये एक फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर है। जबकि जो स्टमक का नीचे वाला स्फिंक्टर होता है ना, यानी कि जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में स्फिंक्टर होता है, वो एनाटॉमिकल भी होता है और फिजियोलॉजिकल भी होता है। यानी वहाँ पे हमारे पास स्मूथ मसल्स का स्ट्रक्चर भी बहुत चौड़ा हो चुका होता है, तो इसलिए हमें स्ट्रक्चर में भी कुछ ना कुछ नजर आ रहा होता है, और फिजियोलॉजिकली भी यानी फंक्शनली भी वो काम करने वाला स्फिंक्टर होता है। तो ये मैंने स्फिंक्टर के बारे में वैसे ही आपको एक इनिशियल चीज़ बता दी। ये स्फिंक्टर आपको पता है रिसेप्टिव रिलैक्सेशन से खुलेगा, यानी कि ईसोफेगस का जो लोअर स्फिंक्टर है ये रिसेप्टिव रिलैक्सेशन से फूड के आने से पहले ही खुल जाता है, ताकि ईसोफेगस से फूड हमारे स्टमक में चला जाए। अच्छा, फिर यहाँ पे वो क्या बात डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है ये वाला स्फिंक्टर, ताकि स्टमक की सिक्रीशंस वापस ऊपर ईसोफेगस में ना आ जाए, क्योंकि स्टमक के अंदर तो बहुत एसिडिक सिक्रीशंस हैं। अगर ये एसिडिक सिक्रीशंस ऊपर ईसोफेगस में आ गई तो ईसोफेगस बेचारा तो गल सड़ जाएगा। ठीक है, सिर्फ ईसोफेगस का जो लोअर 1/8 पोर्शन है ना, उस पर कुछ म्यूकस वगैरह होता है जो कि प्रोटेक्ट कर लेता है ईसोफेगस को इस एसिड से। लेकिन अगर ज़्यादा एसिड आ जाए ईसोफेगस में तो बहुत नुकसानदेह हो जाता है। तो ये स्फिंक्टर इस चीज़ को प्रिवेंट करता है कि कोई स्टमक से एसिड सिक्रीशंस वापस ऊपर ईसोफेगस में ना आ जाए। और इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि इस स्फिंक्टर के अलावा एक वाल्व लाइक मैकेनिज्म भी होता है जो कि स्टमक से किसी एसिड को ऊपर नहीं आने देता। अल्लाह का शुक्र है कि ये स्फिंक्टर है, ये वाल्व लाइक क्लोजर होता है, जिस वजह से ईसोफेगस नीचे से बंद रहता है। वरना क्या होना था, जब इंसान ने भागना या खांसी जोर से करनी या जोर से सांस लेना, कोई भी ऐसी चीज़ करनी जिससे पेट पे दबाव है, तो पेट के दबाव के नतीजे में वो सारी एसिड सिक्रीशन ऊपर ईसोफेगस पे चली जाती, तो ये ईसोफेगस हमारे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता। तो ये वो बता रहे हैं कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के बढ़ने के बावजूद स्टमक से वापस ऊपर ईसोफेगस में नहीं जाती। तो इसमें शुक्र है इस स्फिंक्टर का और शुक्र है इस वाल्व लाइक क्लोजर का। यहाँ तक हमारे पास पार्ट 1 की वीडियो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह पार्ट 2 की वीडियो में हम स्टमक के मोटर फंक्शंस को पढ़ेंगे।